नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आदिगम मंत्रा पर। मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच फिर एक नए एमसीक्यू ब्लास्टर के साथ, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक वाइज एमसीक्यू। जी हाँ, हर चैप्टर हर टॉपिक से रिलेटेड मैंने क्या किया है, एमसीक्यू प्रिपेयर किए हैं ताकि आप एक एक क्वेश्चन, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक जो एमसीक्यू है उसकी आपको नॉलेज हो सके और आपकी जो एफिशिएंसी है वो क्या हो सके, इम्प्रूव हो सके, ताकि आपका एग्जाम में किसी भी तरह से कोई भी क्वेश्चन गलत ना जाए। तो प्रयास यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है कॉन्सेप्ट्स को कवर किया जाए ताकि आपके लिए उन क्वेश्चंस को करना और उन्हें समझना क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ अपना आज का सीरीज, जहां हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस, डेप्रीसिएशन और प्रोविजन एंड रिजर्व से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो आपको हेल्प करने वाले हैं आपके केवीएस एग्जाम के दौरान। तो फटाफट से, अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और फटाफट से वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या हो सके, कनेक्ट हो सके। तो अब की बार केवीएस पार। बेशक केवीएस ने अपना शेड्यूल चेंज कर लिया, हमने भी अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर ली है। अब हम डेप्थ में ना जा करके अब हम एमसीक्यू के बेसिस पर डेप्थ में जाने वाले हैं, जो हेल्प करेगा हमें हमारी सक्सेस, हमारे ड्रीम्स को पूरा करने में। फिर देर किस बात की, फटाफट से लाइक शेयर कमेंटों को और शुरू करते हैं अपना पहला सवाल। चलिए, तो प्रोविजन, रिजर्व एंड डेप्रीसिएशन के अपने क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे बीच ये रहा, विच मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन सफर्स फ्रॉम द लिमिटेशन ऑफ अनइक्वल बर्डन। अनइक्वल बर्डन की लिमिटेशन के बारे में बात कर रहा है। किस पर अनइक्वल बर्डन? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमें ये पता है कि जो डेप्रीसिएशन होता है वो किसके अगेंस्ट राइट ऑफ किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस के अगेंस्ट। लेकिन सफर फ्रॉम लिमिटेशन ऑफ अनइक्वल बर्डन, अनइक्वल बर्डन की लिमिटेशन क्या होगी? फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिप्लेशन मेथड या एन्युटी मेथड। तो आप जो करेक्ट आंसर जो आपका जाएगा वो जाएगा फिक्स्ड इंस्टॉलेशन मेथड। तो फिक्स्ड इंस्टॉलेशन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन सफर्स फ्रॉम द लिमिटेशन ऑफ अनइक्वल बर्डन ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों? क्योंकि यहां पर हमारा जो डेप्रिसिएशन होता है वो कैसा होता है, फिक्स होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं कि हमारा जो जितने भी साल रहेंगे उसमें लगने वाला जो डेप्रिसिएशन है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो इसी के साथ जो पहला क्वेश्चन है उसका जो आंसर जाएगा वो भी पहले के साथ ही जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट के साथ, जहां पर सेकंड क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, विच मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन इज एक्सेप्टेड बाय इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो है आयकर अधिनियम, तो आयकर अधिनियम के द्वारा कौन सा मेथड जो है डेप्रिसिएशन का, हिरास का कौन सा मेथड एक्सेप्ट, स्वीकार किया जाता है? रिटन डाउन वैल्यू मेथड, बहुत रिटन डाउन वैल्यू, और स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, या नन ऑफ द अबव। तो आप करेक्ट आंसर दीजिए इसका, ताकि आपका पता चल सके कि आपको डेप्रिसिएशन के बारे में कितनी जानकारी है। वैसे कोशिश ये रहेगी कि आपका जो डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर है और जो प्रोविजन एंड रिजर्व वाला चैप्टर है वो सारा का सारा इस पूरी वीडियो में क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना रहे। और बल्कि आपके इसमें एसएलएम और रिटन डाउन वैल्यू मेथड ही जो है वो मेंशन किए हुए हैं, लेकिन फिर भी मैंने जो है एक डिप्लेशन है ना, एन्युटी और या कुछ कुछ बेसिक जो है एक आध क्वेश्चन जो बेसिक है, बिल्कुल फंडामेंटल है, उन क्वेश्चंस को भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है, क्योंकि वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो उन्हें भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली आप केवीएस का एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, तो आपको उस टॉपिक से रिलेटेड ज्यादातर जानकारी होनी चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं, विच मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन इज एक्सेप्टेड बाय इनकम टैक्स। तो करेक्ट आंसर होगा रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो इनमें से बताइए कौन सा नॉट एक्सेप्टेड जाएगा?
वीडियो पॉज कीजिए, कमेंट में जाइए और अपना कीपैड ओपन करके फटाफट से लिख दीजिए आंसर। आई एम वेटिंग ऑफ योर कमेंट। पहला कमेंट आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डेप्रीसिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ। डेप्रीसिएशन किसका प्रोसेस है? क्या वो कॉस्ट का एलोकेशन करता है, क्या वो एसेट्स की वैल्यूएशन करता है, या दोनों के काम आता है, या इनमें से कोई नहीं? डेप्रीसिएशन से क्या फायदा होता है? जैसे 2019 में मैंने एक मशीन खरीदी जिसकी वैल्यू 1,50,000 थी और मुझे आज की डेट में उसकी वैल्यूएशन जाननी है कि ये मशीन कितने की होगी। तो 2020, 2021, 2022, तो इन 4 साल में मशीन कितना डेप्रिशिएट हुई। तो आप जब उसको माइनस कर दोगे तो आपकी 2023 की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। तो ये तो सही हो गया। अब क्या ये कॉस्ट को भी एलोकेट करता है? बिल्कुल करता है साहब। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो कौन सा जाएगा? ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statement is not true about provision? It is an appropriation, charge against the profit shown as a liability side of balance sheet, या discretionary as a matter of financial prudence। जो हमारा प्रीडुएंस कॉन्सेप्ट है उसके बेसिस पर इसको प्रिपेयर किया जाता है। तो करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा बताइए? इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? जवाब दीजिए फटाफट से। तो इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा, है ना, वो क्या होगा? वो होगा नोट पूछा है, नोट नहीं। तो ये क्या है? ये अप्रोप्रिएशन है क्या? बिल्कुल। अगेंस्ट द प्रॉफिट है? बिल्कुल, है ना। शॉन इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट? बिल्कुल। प्रोविजन तो वही दिखाया जाता है ना। और प्रीडुएंस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर तैयार किया जाता है? बिल्कुल। तो करेक्ट आंसर फिर कौन सा होगा? एप्रोप्रिएशन। क्योंकि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट से जो प्रिपेयर किए जाते हैं वो प्रोविजन नहीं होते, वो क्या होते हैं? रिजर्व्स होते हैं। दूसरी बात, है ना, क्या होते हैं? रिजर्व्स होते हैं। दूसरा, प्रोविजंस जो होते हैं वो कंपनी के लिए क्या होते हैं? कंपलसरी होते हैं। इट इज कंपलसरी। यहां पर आ गया ना फाइनेंशियल प्रोड्यूसर्स का मतलब कंपनी के लिए उन्हें बनाना जरूरी है और इसीलिए उनको कहां पर शो किया जाता है? लाइबिलिटी। दे आर कंपल्सन्स फॉर द बिजनेस, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तीनों सही थे और पहला वाला जो था हमारा सेकंड ऑप्शन, चार्ज अगेंस्ट द, हाँ ठीक है ना। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। पहला वाला गलत हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। If the amount of any non-liability cannot be determined with substantial accuracy। देखिए लाइबिलिटी क्या है? लाइबिलिटी क्या है? नॉन है कि आपको पेमेंट करना ही करना है, लेकिन उसका अमाउंट क्या है नहीं पता है। तो आपको लाइबिलिटी तो पता है ना। तो जब ये दोनों सिचुएशन अराइज होती हैं तो आप प्रिपेयर करते हो क्या? प्रोविजन। क्या प्रिपेयर करते हो? प्रोविजन। और जब भी स्ट्रेंथ, क्या स्ट्रेंथ ऑफ बिजनेस की बात आती है, किसकी बात आती है? स्ट्रेंथिंग ऑफ बिजनेस की बात आती है, तो आप प्रिपेयर करते हो क्या? रिजर्व। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? अ प्रोविजन शुड बी क्रिएटेड, अ कंटिंजेंट लायबिलिटी शुड बी क्रिएटेड, अ डेफिनेट लायबिलिटी शुड बी क्रिएटेड, अ रिजर्व शुड बी क्रिएटेड। तो करेक्ट आंसर विल बी ए। ठीक है, सिचुएशंस ध्यान में रखेंगे। Sorry. As per the original cost method, which is the correct formula for calculating annual depreciation? तो आपको एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना है, ओरिजिनल कॉस्ट पर निकालना है। तो एक बात तो यह ध्यान में रखिए कि अगर आप ओरिजिनल कॉस्ट में निकालेंगे तो आपका हर साल आने वाला डेप्रिसिएशन कैसा होगा? कांस्टेंट, एक जैसा होगा। और एक टाइम के बाद, है ना, जब उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी, एसेट की एक्सपायरी ऑफ एस्टिमेटेड लाइफ, है ना, एस्टिमेटेड लाइफ, तो एसेट क्या हो जाएगी? एसेट बिकम्स जीरो। क्या हो जाएगी? उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। जैसे सपोज करो 1 लाख की मशीन है, 10 साल वो चलने वाली है, तो हर साल
कितने रुपए का डेप्रीसिएशन लगेगा, 10,000 रुपये का। और जब मैं 10 साल तक 10,000 रुपये माइनस करता रहूँगा तो 10 साल बाद कितने रुपए खत्म हो जाएंगे, 1,00,000। मशीन की कॉस्ट कितनी थी, 1,00,000, खत्म कितने हो गए, 1,00,000। तो मशीन की वैल्यू कितनी बची, 0। तो अब ये निकलेगी कैसे, तो उसको निकालने का बहुत आसान तरीका है। जैसे सपोज करिए आप कोई एसेट लेकर के आए, जैसे गाड़ी लेकर के आए, आपने कहा हमारी जो गाड़ी है, ठीक है, वो 15 लाख रुपए की है। कितने की है, चलो 16 लाख की मान लो यार, और 1,00,000 बढ़ा लो, 16 लाख रुपए की है। 16 लाख रुपए में आपने कहा कि हमारी गाड़ी 15 साल चलेगी, तो 1,00,000 रुपए में वो बिक जाएगी। कितनी वैल्यू है, 15 लाख रुपए। कितनी वैल्यू है, 15 साल तक चलेगी, तो कितना आ गया, 15 लाख डिवाइडेड बाय 15। तो हर साल आपका कितना डेप्रीसिएशन लग रहा है, 1,00,000 रुपए का डेप्रीसिएशन लग रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका फॉर्मूला क्या होगा, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। स्क्रैप वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ एसेट डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस मार्केट वैल्यू एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट। बताइए कौन सा फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज किया है। तो आपका करेक्ट आंसर जाएगा ए के साथ, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसेट डिस्पोजल अकाउंट, यहाँ से सीधा एक क्वेश्चन बनेगा 101%, ध्यान में रख, अच्छे से पढ़ लेना। इस प्रिपेयर्ड व्हेन, देखिए अगर आपको किसी भी टॉपिक में कहीं पर भी कोई समस्या आती है तो आप सीधा मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू द व्हाट्सअप। क्या कर सकते हैं आप, सीधा मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू द व्हाट्सअप, ठीक है ना। मैं व्हाट्सअप का जो लिंक है वो आपको क्या कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ताकि आप इजीली क्या हो सके, कनेक्ट हो सके डायरेक्टली मेरे साथ। बाकी आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, है ना, और फेसबुक के थ्रू भी हमारे साथ क्या हो सकते हो, कनेक्ट हो सकते हो। उनके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे, है ना। तो अपनी तैयारी को दुरुस्त रखिए, प्रिपरेशन करते रहिए, टेंशन किसी बात की लीजिए मत। कॉन्टिन्यूस बेसिस पर आपको जो है एमसीक्यूज वीडियोस प्रोवाइड होती रहेंगी, और अच्छे से हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रिपरेशन करने वाले हैं, ठीक है ना। तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड व्हेन, बताइए कब प्रिपेयर किया जाता है, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, जब एसेट अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो बताइए, सोचिए सोचिए सोचिए, सोचो सोचो सोचो, फटाफट से कमेंट करो। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप जब क्वेश्चन पढ़ा करो तो उसका कमेंट करा करो, ताकि पता रहे कि आपने सही दिया है या नहीं दिया है। भाई आप देख रहे हो, सुन रहे हो, कर रहे हो, वो बात सही है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा सही है या नहीं है ना। तो ये एक चीज है, क्लियर है। तो चलिए बना करके चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर वो होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, है ना। तो एक तो आपका क्या बनता है, एक तो आपका एसेट अकाउंट बनता है, एक आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनता है, ठीक है, और एक आपका एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनता है। तो ये 3 अकाउंट जो हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल रिजर्व, इनमें से कैपिटल रिजर्व का एग्जाम्पल कौन सा है। अच्छा, इसके साथ ना आप मुझे ये भी कमेंट करो कि जो कैपिटल रिजर्व है वो कहाँ से प्रिपेयर किया जाता है, किसके बैलेंसेस से प्रिपेयर किया जाता है, बताइए, है ना। कैपिटल रिजर्व किसके बैलेंसेस से प्रिपेयर किया जाता है और इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, ठीक है। तो इन दोनों का आंसर भी मुझे बताएंगे। तो वर्कमैन कंपनसेशन, नन ऑफ दीज, प्रीमियम और जनरल रिजर्व, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी आंसर कीजिए, करेक्ट आंसर क्या होगा। वर्कमैन कंपनसेशन फंड नहीं होगा, नन ऑफ दीज, जनरल रिजर्व नहीं होगा, तो आपका एक ही करेक्ट आंसर बचता है, दैट इज प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू रिजर्व, इनमें से रेवेन्यू रिजर्व का कौन सा एग्जाम्पल है। प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन नहीं, सॉरी, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स,
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। एग्जाम्पल पूछा है रेवेन्यू रिजर्व का, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कैपिटल हो गया, रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कैपिटल हो गया, प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ कैपिटल सॉरी फॉरफिटेड शेयर, ये तो वैसे भी आप कैपिटल रिजर्व में डालते ही थे। एक ही बचा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इसको क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट के नाम से कैपिटल में मत चले जाना, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व क्या होता है? पहले मैं आपको ये बता देता हूं। जैसे सपोज करो ये है AM लिमिटेड, क्या है ये? AM लिमिटेड है। इसने क्या किया, इसने पहली साल प्रीवियस ईयर में 15% का जो है डिविडेंड पे करा, लेकिन इस बार कंपनी केवल 10% ही पे करने के सक्षम है। तो अब अगर ये 15 से 10% पर जाती है तो इसका मतलब है कि कंपनी की जो गुडविल है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाल लेंगे, दूसरी कंपनी के साथ भाग जाएंगे। तो अब कंपनी को अपनी गुडविल मेंटेन करने के लिए या तो इसको इंक्रीज करना पड़ेगा या एटलीस्ट उतना ही स्टेबल रखना पड़ेगा। तो ऐसी परिस्थिति के लिए कंपनी क्या करती है, कंपनी एक फंड प्रिपेयर करती है, एक रिजर्व प्रिपेयर करती है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, जिसमें से पैसा निकाल करके इसमें इंक्लूड कर दिया जाता है और इसका नंबर और परसेंटेज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है और कंपनी इसको आगे ग्रो कर देती है। कितने परसेंट पर? 17% पर। शेयर होल्डर भी खुश, कंपनी भी खुश, कंपनी की गुडविल भी मेंटेन। तो इसका मतलब यह है कि डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व जो होता है वो केवल और केवल डिविडेंड में स्टेबिलिटी या इक्वलाइजेशन करने के लिए बनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? स्पेसिफिक, जनरल, सीक्रेट या नन ऑफ दीज। जनरल और सीक्रेट से कोई मतलब नहीं बनता, स्पेसिफिक रिजर्व के साथ जाएंगे। चलिए, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 सीक्रेट रिजर्व कैन बी क्रिएटेड। अच्छा, इसमें एक आंसर ये भी देंगे कि हु कैन क्रिएट द सीक्रेट रिजर्व। ठीक है, फटाफट। ओनली प्राइवेट कंपनी, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी, ओनली पब्लिक कंपनी या कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। बताइए कौन प्रिपेयर कर सकता है? हु, कौन? बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी। क्लियर है? बाकी कंपनियों के लिए सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करना इलीगल माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। इनमें से ह्रास का कौन सा कारण नहीं है? फ्लेक्स ऑफ टाइम, प्राइस फ्लक्चुएशन, ऑब्सोलेंस और नेचुरल वियर एंड टियर। ये तो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। ऑब्सोलेंस जो होता है वो इनोवेशन के कारण होता है। फ्लेक्स ऑफ टाइम बिल्कुल मैंने अभी बताया था कि 2019 में जैसे मैंने कोई मशीन खरीदी और आज की डेट में तो जैसे जैसे टाइम पास होगा वैसे वैसे क्या होगा, क्या होगा? वैसे वैसे जो एसेट है उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। क्या होती चली जाएगी? उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। ठीक है, चलिए तो एक ही आंसर अपना बचता है जिसको हम कहेंगे प्राइस फ्लक्चुएशन। क्या कहेंगे? प्राइस फ्लक्चुएशन, जिसके कारण जो ह्रास का कारण नहीं होता। What will be the percentage of depreciation under SLM in the following case? बहुत आसान क्वेश्चन है, मैंने करके भी दिखाया था। 1,50,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, है ना, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 15,000। कितना आ जाएगा? 15,000। और जब आप 15,000 को परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 15,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, देन यू विल गेट द आंसर ऑफ 10%। अब आप कहोगे सर आपने इसको कंसिडर क्यों नहीं किया मेरे बच्चे? अगर ये जो खर्चा है ये हमारा कैसा खर्चा है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये हमारा क्या है? ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों है? क्योंकि ये मशीन खरीदने के बाद किया गया। इसका मतलब ये है कि अगर
आप एसेट खरीदने के दौरान उस पर किसी प्रकार का खर्चा करते हो तो वो उस पर्टिकुलर एसेट में इंक्लूड कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप किसी भी एसेट को खरीदने के कुछ समय के बाद उस पर कोई खर्चा करते हो तो उसे उसमें इंक्लूड नहीं किया जाता, उसे बल्कि अलग से ही शो किया जाता है। एंड आई रियली होप दैट इट इज वेरी क्लियर टू यू। तो इसी के साथ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो होगा डेप्रिसिएशन क्या है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या नन ऑफ दीज, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो डेप्रीसिएशन क्या है? डेप्रीसिएशन एक तरह का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो प्रत्येक वर्ष संपत्तियों पर लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट, अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड डेप्रीसिएशन टू बी चार्ज। जो हमारा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता है, जैसे आपने एसेट खरीदी 1 लाख की, उस पर डेप्रीसिएशन लगा 10%, दैट इज 10,000। तो अब आप बताइए आपकी एसेट की वैल्यू कितनी रही? तो आप कहोगे सर 1 लाख की वैल्यू थी, 1 लाख में से 10,000 रुपये का डेप्रीसिएशन लग गया, तो सर 90,000 रुपये हमारे बचे। तो ये जो 90,000 रुपये हैं, अब इस पर डेप्रीसिएशन लगेगा, अब इस पर डेप्रीसिएशन लगेगा तो 90,000 यहाँ पर आ गया और 90,000 कहाँ पर आ गया? यहाँ पर आ गया। तो 90,000 पर जब आप डेप्रीसिएशन लगाओगे 10% का तो कितना आएगा? 9,000। तो अब कितना बचा? 81,000। अब 81,000 यहाँ पर आ गया, अब इस पर डेप्रीसिएशन 10% लगेगा, दैट इज 8100। तो एक चीज तो आप यहाँ पर ये नोटिस कीजिए कि पहले आपका 10,000 लग रहा था, फिर आपका 9,000 लगा, फिर आपका 8100 लगा। तो इसका मतलब ये है कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डेप्रीसिएशन जो होता है वो आने वाले सालों में क्या होता चला जाता है? कम होता चला जाता है। और इनिशियल ईयर्स, इनिशियल मतलब प्रारंभिक वर्षों में वो कैसा होता है? ज्यादा होता है। 2 बातें क्लियर हो गई इस क्वेश्चन के अंदर। तीसरी बात, अगर मैं इस सवाल का आंसर देखूं तो इस सवाल का आंसर क्या निकल कर के आएगा? क्या हमारा स्क्रैप वैल्यू पर लग रहा है? तो आंसर होगा नहीं। क्या ओरिजिनल वैल्यू पर लग रहा है? लग तो रहा है लेकिन हर बार नहीं लग रहा, तो ये गलत हो जाएगा। क्या रियल वैल्यू पर लग रहा है? आप कहोगे नहीं, तो आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज। ठीक है ना, क्या होगा? नन ऑफ दीज। तो सर किस बैलेंस पर लगाया जाता है ये तो बता दो। रिड्यूसिंग बैलेंस पर। किस पर लगाया जाता है? रिड्यूसिंग वैल्यू पर, है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट डिस्टिंक्शन बिटवीन रेवेन्यू रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व। तो इस क्वेश्चन में आपको पता चलेगा कि रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व में दोनों में डिफरेंस क्या है। हालांकि मैं आपको बता चुका हूं वही होगा, हो सकता है आप रिकॉल कर लो, नहीं है तो पढ़ लेते हैं। देखिए, रेवेन्यू इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, वेयर एज कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ बिजनेस प्रॉफिट। ठीक है, जो रेवेन्यू होता है उसको कैपिटल प्रॉफिट मतलब पूंजीगत लाभों में से बनाया जाता है, और जो पूंजीगत आपके संचय होते हैं उन्हें सामान्य लाभों से बनाया जाता है। दूसरा ऑप्शन क्या है? अ रेवेन्यू रिजर्व कैन बी यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। जो रेवेन्यू रिजर्व है आप उसका जो उपयोग है वो डिविडेंड पे करने में करते हैं विद सर्टेन प्री कंडीशन, लेकिन कुछ प्रारंभिक शर्तों के आधार पर। जबकि कैपिटल रिजर्व में बिना किसी शर्त के आधार पर आप डिविडेंड का पेमेंट कर देते हैं। थर्ड, अ रेवेन्यू रिजर्व इज क्रिएटेड फॉर द स्ट्रेंथनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन। जो रेवेन्यू रिजर्व होते हैं वो किसी भी कंपनी की जो आर्थिक स्थिति है उसको सुदृढ़ करने के लिए बनाया जाता है, जबकि जो कैपिटल रिजर्व बनाया जाता है वो भावी जो पूंजीगत हानि है उनको पूरा करने के लिए, या फिर जो कंपनीज एक्ट में कुछ पर्पस स्पेसिफाइड किए कि भाई इन इन चीज़ों के लिए आप जो है कैपिटल रिजर्व का यूज़ कर सकते हो, उनको पूरा करने के लिए जो है कैपिटल रिजर्व का यूज़ किया जाता है। या दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल रिजर्व। सो व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर?
तो मेरे लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, बाकी देख लेना। अब कंफर्म है ये, कभी ऐसे ही सोचने लगो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट अ प्रोविजन, इनमें से प्रोविजंस के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए, क्या प्रोविजन चार्ज है प्रॉफिट के अगेंस्ट, क्या प्रोविजंस क्रिएटेड आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, creation of provisions are not necessary for a business, provisions are created to meet a known liability। तो अगर आप वीडियो को स्टार्टिंग से समझ करके देख रहे हो बिना स्किप किए हुए, तो आपको इसका आंसर आता होगा, और अगर आप कर रहे हो नलायकी तो आपको इसका आंसर नहीं आता होगा। बच्चे गलती यही करते हैं कि वो क्या करेंगे, एमसीक्यू है, फटाफट से स्किप मारो, स्पीड बढ़ाओ और कर डालो, फिर एग्जाम में कहते हैं कि यार कराया हुआ ही नहीं आया, है ना। तो आप समझ करके एक एक पॉइंट टू पॉइंट चीजें करेंगे तो आपके चीजें समझ में आएंगी। एक एमसीक्यू 4 क्वेश्चंस क्रिएट करके दे देता है आप लोगों को, है ना। चलिए, एमसीक्यू पढ़ने का भी एक अपना अलग फंडा है, ऐसे थोड़ा ही है ना। चलिए बताइए, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। 3 सही हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड और फोर्थ सही है, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ सही है, या फर्स्ट और फोर्थ सही है, बताइए। तो डिविजिबल प्रॉफिट में से बनाया जाता है, ये पता नहीं है नहीं है। क्रिएशन ऑफ प्रोविजन, ये तो ऑब्लिगेशन है, ये तो गलत हो गया। तो 3 वाले तो हटा दो, तो ये हट गया और ये हट गया। अब बचे सेकंड और फोर्थ, है ना। फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, या तो ये सही होगा या ये सही होगा। फोर्थ वाला, दोनों में फोर्थ है तो फोर्थ वाला तो सही होगा ही होगा, है ना। अब बचा प्रोविजंस आर चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। बेटे अगर रिजर्व वाली बात होती तो ये सही होता, लेकिन अभी प्रोविजन वाली बात है, तो भाई प्रोविजन क्या, मैंने भी क्या बताया, ये ऑब्लिगेशन है। तो चाहे प्रॉफिट हो ना हो, लेकिन आपको तो वो क्रिएट करना ही करना पड़ेगा, तो इसलिए ये वाले आंसर के साथ जाएंगे। तो हम डी वाला फर्स्ट और फोर्थ के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ डेप्रीसिएशन, इनमें से डेप्रीसिएशन का कौन सा कारण नहीं। अगर आपने पीछे वाला वीडियो देखा होगा तो ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन चेंज हो गया है, क्वेश्चन वही है, बस ऑप्शंस में थोड़ा सा चेंज आ गया है, बाकी में कोई चेंज नहीं आया है। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, दैट इज कैपिटल प्रॉफिट। तो जो कैपिटल प्रॉफिट होता है वो किस में से होगा, क्या जब गुड्स की सेल करेंगे तब होगा, क्या मार्केटेबल सिक्योरिटी को बेचने से होगा, क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को बेचने से होगा, या मार्केटेबल सिक्योरिटी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दोनों को बेचने से हमें कैपिटल प्रॉफिट होगा। बताइए सही आंसर क्या होगा आपके लिए। तो जो सही आंसर जाएगा हमारा वो इसके साथ जाएंगे। मार्केटेबल सिक्योरिटी वैसे भी शॉर्ट टर्म होती है, तो शॉर्ट टर्म के बेसिस पर तो कैपिटल नहीं क्रिएट हो सकता ना, और सेल्स ऑफ गुड्स आपका ऑपरेटिंग होता है। तो ये दोनों तो गलत हो गए, जब ये गलत हो गया तो ये ऑटोमेटिकली गलत हो गया, तो आपके पास एक ही आंसर बचता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड भाई, 21 हो गया था, ये क्या हुआ है, नहीं अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो अन अल्टरनेटिव टर्म यूज्ड फॉर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस, है ना। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लिए हम कौन सी दूसरी टर्म का प्रयोग करते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, कम्युलेटिव डेप्रिसिएशन, टारगेटेड डेप्रिसिएशन, या डिप्लेशन। बताइए करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ आप यहां पर जाने वाले हैं, बताइए। व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर। लगभग आज 35 क्वेश्चन है जो अपन लोग करने वाले हैं। बताइए, तो करेक्ट आंसर पे जो हम जाएंगे वो जाएंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रिजर्व, ये रह गया था क्या, ये रह गया था शायद मेरे ख्याल से, है ना। हाँ
इनमें से कौन सा रिजर्व का टाइप नहीं है? प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन या रिटेन्ड अर्निंग। भाई सीधी सीधी सी बातें, तो रिजर्व आए रहते तो हट जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन फंड भी होता है, रिटेन्ड अर्निंग भी होता है, तो एक ही बच रहा है और यही आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, इन द बुक ऑफ AM लिमिटेड द मशीनरी अकाउंट शोज अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹2,50,000 ऑन 1 अप्रैल 2019। ठीक है, एक AM लिमिटेड कंपनी है, उसका डेबिट बैलेंस दिया हुआ है मशीन का 2,50,000। ठीक है, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन दिया हुआ है कितना? 50,000 रुपये। तो इसका मतलब हो गया 2,50,000 और 50,000। हाफ ऑफ द मशीनरी जो थी उसको बेच दी सितंबर 30 में। ठीक है, कितने में? 30,000 में। कंपनी 20% का डेप्रीसिएशन चार्ज करती है, तो हमें क्या करना है? हमें प्रॉफिट और लॉस निकालना है। अच्छा, बैलेंस कब दिया हुआ है? 1 अप्रैल को, तो इसका मतलब अकाउंट्स कब क्लोज हो रहे हैं? 31 मार्च को। ठीक है, 2,50,000 पर डेप्रीसिएशन कितना है? 50,000। तो एसेट कितने की हो गई? 2 लाख की हो गई। अब इस 2 लाख पर हमने कितना पेमेंट करना है? कितनी बेचनी है? 1/2। तो कितना आ गया आपका? 1 लाख। कितना आ गया आपका? 1 लाख। 1 लाख का अगर मैं 20% 6 महीने के लिए निकालूं तो कितना आएगा? 6 दूनी 12, 20 पंजे 100, 5 दूनी 10। तो मेरे ख्याल से 10,000 रुपये आ जाना चाहिए। कितना आ जाना चाहिए? 10,000। तो 1 लाख की जो मशीन है उसमें से 10,000 किसके चले गए? डेप्रीसिएशन के। तो आपके पास कितना बचा? 90,000 बचा। इस 90,000 की मशीन को आपने बेच दिया कितने में? 30,000 रुपये में आपने बेच दिया। तो जब 30,000 में आपने बेच दिया तो कितने का नुकसान हो गया? भाई 90,000 वाली मशीन आपने 30,000 में बेच दी, तो 60,000 का क्या हो गया? नुकसान हो गया। लॉस लिखा नहीं है लेकिन लॉस ही आएगा, है ना। The purpose of dash is to eliminate unrealized profit or in unsold inventory held by a department at the end of the financial year. So what will be the correct answer? जो इनमें से, है ना, इनमें से किसी एक का पर्पज है। क्या पर्पज है? जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है अनसोल्ड इन्वेंटरी का, जो साल के अंत में बच गई है, तो उसको एलिमिनेट, खत्म करने के लिए हम किस रिजर्व का या किस अकाउंट का यूज करने वाले हैं? सो व्हाट विल बी द आंसर? ऑप्शन है हमारे सामने, मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट, मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट या स्टॉक रिजर्व। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? स्टॉक रिजर्व अकाउंट। तो दिस वन विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रीसिएशन इज टू, किसी भी फर्म के लिए डेप्रीसिएशन लगाना या प्रोवाइड करना क्यों जरूरी है? ज्यादा जरूरी क्यों है? ताकि वो रिड्यूस कर सके अपने टैक्स को, ताकि वो बैलेंस शीट में ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन डिक्लेयर कर सके, ताकि वो नई एसेट्स, नई संपत्ति को खरीदने के लिए समायोजन कर सके, या जो कानूनी कार्यवाही है उनको पूरा करने के लिए ये सब किया जाता है। बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, मेक प्रोविजन टू परचेज न्यू एसेट। दिस विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। चलिए, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 इशूड बाय ICAI, है ना। ICAI एक संस्था है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिपेयर करती है, उसके द्वारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में अंडर विच सर्क्यूमस्टेंसेस द मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन में बी चेंज, तो उसके अनुरूप निम्न परिस्थितियों में से किसमें जो कोई भी कंपनी है वो अपने डेप्रीसिएशन मेथड में बदलाव कर सकती है? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? When the adoption of new method is required by states, when it is required for compliance with an accounting standard, when it is considered that the change would result in a more appropriate preparation and presentation of financial statement। तो आपके सही जवाब क्या होंगे? जब वो किसके द्वारा? स्टेट्स के द्वारा क्या हो? जरूरी हो, सरकार या कानून के द्वारा।
या जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं कि भाई आपको केवल और केवल यही मेथड यूज करना है, इसके अलावा आपको कोई मेथड यूज करना ही नहीं है। जैसे सपोज करो इनकम टैक्स कहता है कि सब रिटन डाउन वैल्यू मेथड या डिमिनिशिंग मेथड जो है वो हमारे लिए अप्रूव्ड है ना। तो जितनी भी इनकम टैक्स कंपनी जो इनकम टैक्स पे करती हैं उनके लिए उसी फॉर्मेट पर बनाना क्या है, ज़रूरी है। तो अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं, जैसे मैं हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करता हूँ। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये कहते हैं, आईसीआई ये कहते हैं कि भाई अब आपको एसएलएम ही यूज़ कर एसएलएम यूज़ करनी ही नहीं है। अब आप क्या करोगे, रिटन डाउन वैल्यू मेथड यूज़ करोगे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने जो डेप्रिसिएशन का मेथड है उसको चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा उस, और या अगर मुझे अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको ज़्यादा अप्रोप्रिएट तरीके से, ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयार करना हो या दिखाना हो, तो मेरे ख्याल से तीनों ही ऑप्शन जो हैं वो सही जा रहे हैं। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन यहाँ पर हमारे हुए कंप्लीट। नेक्स्ट है मशीनरी कॉस्ट ₹30,000, स्क्रैप वैल्यू 10,000, मशीन की लाइफ इतनी है, इंटरेस्ट इतना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और सिंकिंग फंड टेबल इतना है। डेप्रीसिएशन तो इसका सीधा सीधा सा फॉर्मूला है, जो कॉस्ट है कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 20,000। 20,000 की मल्टीप्लाई 0.18097 में कर दो, तो जो भी आपका रिजल्ट निकल करके आएगा वही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स लिमिटेड परचेज अ मशीन ऑन 1 जुलाई 2020, 50,000 का डेप्रीसिएशन लगा, इज टू चार्ज 10%। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन क्या होगा। देखिए मशीन कब खरीदी, 1 जुलाई को, क्लोज कब हो रहा है 31 मार्च को, खरीदी कितने की है 50,000 की, तो 50,000 का 10% जब आप 9 महीने का निकालोगे तो आपका जो आंसर निकल करके आएगा वो कितना निकल करके आएगा, 3,750। चलिए साल्वेज वैल्यू को क्या बोलते हैं हम, स्क्रैप वैल्यू भी बोलते हैं। अब आपके समझ आ गया होगा कि ऑप्शन किसके साथ जाना है। तो डेफिनेट सेल्स प्राइस ऑफ एसेट एज पर मार्केट वैल्यू, कैश टू बी रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस व्हेन एसेट्स इज डैमेज्ड, कैश टू बी पेड व्हेन एसेट्स इज डिस्पोज्ड ऑफ, एस्टिमेटेड सेल्स वैल्यू आफ्टर एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका ज्यादा सही होगा। मेरे लिए जो ऑप्शन होगा वो एस्टिमेटेड लाइफ, कि भाई आप अभी से सोच करके चल रहे हो कि भाई मेरी कोई एसेट है ना, मेरी क्या है, कोई एसेट है, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसका इम्पैक्ट ये होगा कि जो मैंने आज खरीदी है 10 साल बाद वो इतने में क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, बिक जाएगी, और मेरे को इसके बदले इतना पैसा मिल जाएगा। जैसे भी हमने कहा कि 16 लाख की हमने क्या खरीदी, गाड़ी खरीदी, जो 16 लाख की हमने गाड़ी खरीदी है ना, तो उसमें हमने ये एक्सपेक्ट किया कि 10 या 15 साल बाद 1 लाख रुपए उसके बदले में मिलेंगे, तो वो जो वैल्यू है वो क्या कहलाती है, हमारी स्क्रैप वैल्यू कहलाती है। नेक्स्ट क्या है, डैश में बी इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस टू अर्न इनकम। बताइए द करेक्ट आंसर क्या होगा, इनमें से कौन सा बाहर इन्वेस्ट किया जाता है ताकि हम ज्यादा पैसा कमा सके। तो कुल मिलाकर के स्ट्रेंथ की बात हो रही है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, स्ट्रेंथ की बात होती है। तो स्ट्रेंथ की जब भी बात होगी तो क्या आएगा, रिजर्व आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेप्रीसिएशन फंड इज ट्रांसफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट। जो डेप्रीसिएशन फंड का क्लोजिंग बैलेंस है उसको किस में ट्रांसफर करते हैं, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, एसेट अकाउंट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। बताइए। तो इसका साथ जो करेक्ट आंसर में हम जाएंगे, जिसको पता होगा, बहुत सीधी सी बात है, लॉजिकल तो कुछ है नहीं इसमें, सीधा सीधा पता होना चाहिए। तो अगर आपको पता है तो आप इसके साथ चले जाओगे, और जब आप मुझे बताओगे कि भाई इसका बैलेंस कहाँ पर ट्रांसफर किया जाता है, किस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, इनमें से कोई एक अकाउंट है, तो आप मुझे उसका बताइए। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू डैश अकाउंट। बताइए तो वो जो डैश की जगह पर आएगा उसको क्या कहेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड द एसेट अकाउंट अपीयर एट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट थ्रू आउट इट्स लाइफ, एन्युटी, रिवैल्यूएशन, डेप्रीसिएशन या मशीन आवर रेट मेथड। बताइए क्या आंसर आपका सही होगा। पूरी साल जो है ना ओरिजिनल कॉस्ट पर ही दिखाया जाता है,
पूरी साल, ओरिजिनल कॉस्ट, तो एन्यूटी, रिवैल्यूएशन, मशीन आवर रेट, तो आपका करेक्ट आंसर जो जाएगा वो किसके साथ जाएगा, डेप्रीसिएशन के साथ जाएगा। कैपिटलिस्ट इंडस्ट्री रिजल्ट इन इंक्रीज इन कैपिटल, डिक्रीज इन कैपिटल, इंक्रीज इन सर्विस एम्प्लॉय, इंक्रीज इन इनकम टैक्स, बताइए इनमें से सही आंसर क्या होगा, चलिए बताइए। मेरे लिए इनके सही आंसर जो होगा डिक्रीज इन कैपिटल क्रिएशन ओवर टाइम विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। चलिए, लीज होल्ड प्रॉपर्टी इज जनरली डेप्रिशिएटेड बाय, जो लीज होल्ड प्रॉपर्टी होती है उसको डेप्रिशिएट किया जाता है एन्युटी मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड या इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। लीज होल्ड प्रॉपर्टी की बात जब भी आएगी तो आपको हमेशा एक चीज ध्यान में रखनी है, दैट इज एन्युटी मेथड, तो एन्युटी मेथड विल बी द करेक्ट आंसर, और इसी के साथ आपका ये वाला 1 नंबर हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड द एसेट अकाउंट इज, ये तो हो गया शायद, है ना, ये तो हो गया था ना, डेप्रिसिएशन इसका करेक्ट आंसर था, ये तो हो गया। Revaluation method of depreciation is generally used in the case of plant, land and building, stock, और देखिए लैंड एंड बिल्डिंग के लिए तो हमेशा एप्रिसिएशन लगता है, प्लांट के लिए क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा, स्टॉक लूज और लूज टूल्स के लिए लगता है रिवैल्यूएशन मेथड, क्या लगता है, रिवैल्यूएशन मेथड। तो आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर निकल करके आ जाएगा वो निकल करके आ जाएगा लूज टूल्स। और इसी के साथ आपके आज के एमसीक्यूज जो होते हैं वो होते हैं समाप्त। तो आप फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए, और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, आपको एमसीक्यूज कैसे लगे, और आपको इन 34 एमसीक्यूज में से कितने क्वेश्चंस आपके सही गए हैं। तो फटाफट से कमेंट कीजिए, और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलना, है ना। तो फटाफट से धड़ाधड़ शेयर करते चले जाओ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट हो जाएं। अब केवल और केवल एमसीक्यूज ही हम लोग करेंगे और उसी के बेस पर रिजल्ट निकाल करके दिखेंगे, ठीक है। तो बने रहिए अधिगम मंत्रा के साथ, मिलेंगे कल फिर एक नए टॉपिक में जहाँ हम डिस्कस करेंगे ढेर सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन, और ये सीरीज आपकी चलती रहेगी जब तक आपका एमसीक्यू जो केवीएस का एग्जाम है वो कंप्लीट नहीं हो जाता। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, बने रहिए अधिगम मंत्रा के साथ। जय हिंद।